सेंटिंग क्यूरियस केज ऑफ बेंजामिन बटन। ये कहानी एक ऐसे अनोखे बच्चे की है। जब उसने जन्म लिया तो उसकी उम्र 90 साल थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तब वो सिर्फ 1 महीने का बच्चा था। मूवी की शुरुआत में हमें एक डेजी नाम की लेडीज दिखाई जाती है जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसके पास उसकी बेटी कैरोलिन भी मौजूद होती है। और अब डेजी अपनी आखिरी सांसें अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती थी। डेजी अपनी बेटी को एक स्टेशन की कहानी सुनाती है। ये कहानी है मिस्टर जॉन की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मशहूर स्टेशन मास्टर है और वो अपने स्टेशन के लिए एक घड़ी बना रहे हैं, लेकिन वो बचपन से ही अंधे हैं। लेकिन उनके हुनर के आगे उनकी कमजोरी हार मान लेती है और फाइनली वो अपने स्टेशन के लिए घड़ी तो बना लेते हैं, लेकिन इसी बीच उनके बेटे को जंग पर जाना पड़ता है और कुछ दिन बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा जंग में शहीद हो चुका है, जिससे कि मिस्टर जॉन अंदर तक टूट जाते हैं। और दोस्तों, अब आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन की उस घड़ी को स्टेशन पर लगाना था। उसे देखने के लिए कई बड़े लोग आए थे, लेकिन जब उस घड़ी से कपड़ा हटाया जाता है तो घड़ी को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो घड़ी उल्टी चल रही थी। इस पर सभी लोग मिस्टर जॉन से पूछते हैं कि सर, आपने ये घड़ी आखिर ऐसी क्यों बनाई कि ये उल्टी चल रही है। इस पर मिस्टर जॉन कहते हैं, ये मैंने जानबूझकर किया, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स के बच्चे जंग में गए हैं उन्हें इस घड़ी को देखकर ऐसा एहसास होगा कि उनके बच्चे लौटकर जरूर आएंगे और वो एक न एक दिन अपने परिवार से जरूर मिलेंगे। यह बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं और वो मिस्टर जॉन की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर जॉन गायब हो जाते हैं और उन्हें काफी ढूंढा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। कुछ लोगों का मानना था वो अपने दुख के साथ समुद्र की गहराइयों में जा चुके हैं। फिर हम डेजी को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी को एक डायरी उठाने को कहती है, जो कि एक बेंजामिन नाम के व्यक्ति की होती है, और फिर डेजी उसे डायरी पढ़ने को कहती है। कैरोलिन पढ़ना स्टार्ट करती है। समय होता है 1918 का। थॉमस बटन नाम का व्यक्ति दौड़ते हुए अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो सभी लोग अपना अपना जश्न मना रहे थे। थॉमस घर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और जन्म देते ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन उस बच्चे को देख के थॉमस अचंभित रह जाता है। लेकिन अब थॉमस इतना अचंभित क्यों हो गया था, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। पहले तो थॉमस उसे ले जाकर नदी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो उसे ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर छोड़ देता है और कुछ ही देर में ओल्ड एज होम की मालकिन वहां पर आती है, मिस क्वीनी। वो उस बच्चे को जल्दी से उठाकर अंदर ले जाती है, लेकिन जब मिस क्वीनी उस बच्चे का चेहरा देखती है तो वो भी डर जाती है, क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक बच्चा था। फिर वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बच्चा बूढ़ा पैदा हुआ है और इसके अंदर वो सारी बीमारियां हैं जो कि हर एक बूढ़े व्यक्ति के अंदर होती है। डॉक्टर उन्हें उस बच्चे को पालने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन क्वीनी कहती है कि ऐसे बच्चे को तो कोई नहीं पालता, पर मैं इसे पालूंगी, और उसे उम्मीद रहती है कि ये बच्चा हमेशा सही सलामत रहेगा। और उस बच्चे को गोद लेने की एक और बड़ी वजह होती है, क्योंकि मिसेस क्वीनी कभी भी मां नहीं बन सकती थी, और फिर वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। और देखते ही देखते 5 साल पूरे हो जाते हैं और अब बेंजामिन काफी बड़ा तो हो गया था, लेकिन अभी भी उसका शरीर 90 साल का था और वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, इसलिए उसे व्हील चेयर की हेल्प से चलना पड़ता था। और उसका पूरा ख्याल उसकी माँ मिसेस क्वीनी रखा करती थी। लेकिन उसका शरीर भले ही एक बूढ़े व्यक्ति का था, लेकिन उसका दिमाग और मन तो पूरी तरह बच्चे का था, इसलिए उसके दिल में हमेशा बच्चों के साथ खेलने की चाह रहती है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी बूढ़े लोगों के साथ रहना पड़ता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ओल्ड एज होम में एक फंक्शन रखा जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है और उसके साथ उसकी पोती भी होती है, डेजी, और बेंजामिन उसे देखते ही पसंद करने लगता है। और अब डेजी और बेंजामिन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगते हैं। और फिर एक रात बेंजामिन डेजी के साथ खेल रहा था, तभी अचानक डेजी की दादी वहाँ आ जाती है और वो बेंजामिन को डांटने लगती है और डेजी को अपने साथ चलने को कहती है। बेंजामिन काफी ज्यादा परेशान था, आखिर वो मुझे क्यों डांट रही थी, मैं भी तो एक बच्चा ही हूँ। लेकिन डेजी की दादी को यह नहीं पता था कि बेंजामिन का दिमाग अभी भी एक बच्चे जैसा है, भले उसका शरीर बूढ़ा क्यों ना हो। और फिर वो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, तभी मिसेस क्वीनी वहाँ आती है। बेंजामिन उनसे पूछता है कि माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझसे सभी दूर क्यों भागते हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मिसेस क्वीनी कहती है, बेटा तुम अलग हो, और उसे गले लगा लेती है। और अब मिसेस क्वीनी हर हफ्ते चर्च जाया करती थी ताकि उन्हें एक बेटा हो सके, इसलिए फादर उन्हें प्रे करने को कहता है और साथ ही वो बेंजामिन को भी खड़ा होकर प्रे करने को कहता है। लेकिन बेंजामिन खड़ा नहीं हो पाता और अपने घुटनों के बल गिर जाता है, लेकिन बेंजामिन हार नहीं मानता और उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाती है और आखिरकार वो खड़ा हो जाता है, चाहे वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ कुछ देर ही खड़ा क्यों न हुआ हो। लेकिन उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और अब धीरे धीरे बेंजामिन
बेंजामिन 15 साल का हो गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बूढ़ा नहीं, वो जवान होता जा रहा था। उसकी बॉडी में अच्छे चेंजेस होते जा रहे थे, जिसे देखकर बेंजामिन हैरान के साथ साथ काफी खुश भी था, क्योंकि ये सब उसे काफी अच्छा लग रहा था। कुछ दिन बाद पूरे ओल्ड एज होम में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि मिसेस क्वीनी माँ बनने वाली थी, जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। और फिर कुछ दिन बाद ओल्ड एज होम में रोफेल नाम की एक लेडी आती है, जो कि देखने में बिल्कुल वेल ड्रेस रहा करती थी, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से काफी अलग रहा करती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन सच्चाई तो यही थी। ओल्ड एज होम में उनके माता पिता को उनके बच्चे तभी देखने आते हैं जब वो इस दुनिया में मौजूद ना हो। लेकिन बेंजामिन और उस लेडी के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और वो काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती और आखिरकार उस लेडी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन बेंजामिन पूरी तरह अकेला तब पड़ जाता है जब मिसेस क्वीनी को एक बेटी होती है, और अब मिसेस क्वीनी अपना पूरा टाइम अपनी बेटी को देती है, जिससे कि बेंजामिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन मिसेस क्वीनी अभी भी बेंजामिन को बहुत चाहती थी और अभी भी उसका ख्याल अपने बेटे की तरह रखती थी। फिर एक दिन मिसेस क्वीनी बेंजामिन को मिस्टर क्विजी नाम के एक व्यक्ति के साथ भेजती है, ताकि वो कुछ काम सीख सके। और फिर बेंजामिन जाके वहाँ बहुत एंजॉय करता है। और फिर वो रात को वापस अपने घर आ रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, और उस कार का मालिक कोई और नहीं मिस्टर थॉमसन बटन था, यानी कि बेंजामिन का पिता। थॉमस ने चाहे अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया था, लेकिन वो आज भी उसे चाहता था और वो हमेशा उस पर नजर बनाए रखता था। लेकिन ये बात वो बेंजामिन को नहीं बताता, पर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे डेली मिल सकता हूँ। बेंजामिन कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हो। और अब बेंजामिन 17 साल का हो गया था, और अब वो पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गया था और जवान भी, और उसके शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे और उसके बाल भी वापस आने लगते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो टग बोट में काम करेगा, इस कारण उसे घर छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो मिसेस क्वीनी से अलविदा लेता है और साथ ही डेजी से भी वादा करता है, मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं तुम्हें हमेशा एक लेटर जरूर लिखूंगा। और फिर बेंजामिन अपनी नई शुरुआत के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। और अब काफी दिन बीत चुके थे और बेंजामिन भी कई जगहों पर घूम चुका था, और अब वो पहले से काफी ज्यादा जवान हो चुका था और साथ ही काफी ज्यादा हैंडसम भी। और साथ ही डेजी भी अब जवान हो चुकी थी और एक अच्छी खासी डांसर बन चुकी थी। और फिर एक दिन बेंजामिन अपनी होटल में होता है और उसकी मुलाकात एक मैरिड वुमेन एलिजाबेथ से होती है, और वो एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। और यहाँ पर बेंजामिन अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लेडी को किस करता है, और ये बात वो लेटर में डेजी को भी बता देता है। और बेंजामिन को लगने लगता है कि आखिरकार उसे कोई साथी मिल गया है जिसके साथ कि वो खुश रह सकता है। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एलिजाबेथ के हस्बैंड को ये सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो बेंजामिन के लिए थैंक्स का लेटर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और अब कुछ दिन बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वैसे बेंजामिन तो इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन उसके बोट का मालिक अपनी बोट को आर्मी के साथ जोड़ लेता है। उनका काम होता है जो भी जहाज समुद्र में खराब हो जाए उसे वो किनारे तक लेकर आएंगे। लेकिन एक रात बेंजामिन की बोट पर भी हमला हो जाता है, जिसमें कि बेंजामिन को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। बेंजामिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और वो अपने मालिक को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसका मालिक और वो काफी ज्यादा क्लोज थे। और अब बेंजामिन समझ चुका था कि वो जिसके भी पास जाता है वो इस दुनिया से दूर चला जाता है। और फिर बेंजामिन वापस अपने ओल्ड एज होम आ जाता है और मिसेस क्वीनी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। और ये बात जब डेजी को पता लगती है तो वो भी उससे मिलने वहां आ जाती है। और डेजी भी बेंजामिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अब बेंजामिन उसी का एज का लग रहा था। और फिर वो पूरा दिन एक दूसरे से बातें करते हुए बिताते हैं, और लास्ट में डेजी बेंजामिन को किस करते हुए अपने दिल की बात बता देती। लेकिन बेंजामिन बिना कुछ कहे वहां से आ जाता है। डेजी को लगता है कि बेंजामिन उसे पसंद नहीं करता, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। फिर कुछ दिन बाद थॉमस बटन बेंजामिन से मिलने आते हैं, जिनके पैर में एक इन्फेक्शन हो गया था और अब वो इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान थे। वो बेंजामिन को अपने घर लाते हैं और अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे दादाजी एक टेलर थे और फिर वो न्यू ओलियंस शिफ्ट हो गए, और फिर मैंने अपने खून पसीने से एक कंपनी खड़ी की है। इस पर बेंजामिन पूछता है कि ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं, इसमें मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर थॉमस आखिरकार उसे सच्चाई बता देता है कि तुम मेरे ही बेटे हो और तुम्हें जन्म देते वक्त तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, और मुझे मेरी गलती पे काफी ज्यादा अफसोस है, और अब मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। लेकिन बेंजामिन इस पर साफ कह देता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। इस पर थॉमस बेंजामिन को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है कि कब हमारी शादी हुई और कब तुमने जन्म लिया और किस तरह तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मुझे लगा कि तुम कोई शैतान हो, इसलिए मैंने तुम्हें ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। इस पर बेंजामिन वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर थॉमसन उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर
बेंजामिन बड़े ही आराम से कहता है अपने घर, और फिर वो मिसेस क्वीनी को सारी बातें बताता है और कहता है कि आप ही मेरे लिए मेरे माता और पिता दोनों हो, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर कुछ दिन बाद बेंजामिन को थॉमस का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और वो अपनी आखिरी सांसें अपने बेटे के साथ उगते हुए सूरज को देखना चाहता है। और बेंजामिन थॉमस की आखिरी इच्छा पूरी करता है और उसे व्यू पॉइंट पर लेकर आता है। भले ही बेंजामिन के फादर ने लाखों गलतियां की हो, लेकिन आज उनका आखिरी समय है, तो हमें उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए। और इस तरह आखिरकार थॉमसन भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और अब काफी समय बीत चुका था और अब बेंजामिन डेजी का शो देखने जाता है ताकि वो उसे बता सके कि वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि अब डेजी किसी और से प्यार करने लगी है। यह जानकर बेंजामिन काफी ज्यादा दुखी होता है। डेजी उससे कहती है कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे, ना कोई लेटर ना कोई कॉल, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, और अब मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है तो सॉरी। और अब काफी समय बीत चुका था और डेजी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी वो बेंजामिन को पूरी तरह नहीं भूल पाई थी। और बेंजामिन भी काफी आगे बढ़ गया था और अब वो काफी ज्यादा यंग हो गया था और वो हमेशा की तरह अपने कामों में बिजी रहने लगा। इसी बीच बेंजामिन को डेजी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो डेजी से मिलने तुरंत उसके पास जाता है। डेजी बेंजामिन को बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा एक पैर टूट चुका है, मेरा पूरा डांस करियर खत्म हो चुका है। तो बेंजामिन कहता है कोई बात नहीं, मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन डेजी उसे समझाती है कि अब हम बच्चे नहीं हैं, तुम्हें मेरी लाइफ से दूर चले जाना चाहिए, और अब मैं पहले से काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ और तुम काफी ज्यादा जवान, तो तुम यहाँ से चले जाओ। बेंजामिन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डेजी खुद आकर बेंजामिन से मिलती है और फिर डेजी समझ जाती है कि बेंजामिन ही वो आदमी है जिसके साथ की वो खुश रह सकती है। और फिर वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और फिर कुछ दिन बाद उन दोनों की बेटी होती है, लेकिन बेंजामिन काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो धीरे धीरे यंग होता जा रहा था और कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा जब वो एक बच्चे में बदल जाएगा। तब उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना जरूरी है, लेकिन वो डेजी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बेंजामिन की बॉडी में भी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं और डेजी भी अब धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी। इसलिए बेंजामिन डिसाइड करता है कि वो अपने फैमिली से दूर चला जाएगा और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डेजी के नाम करके अगली सुबह डेजी के सामने ही उससे दूर चला जाता है ताकि वो डेजी के ऊपर कोई बोझ ना बन सके। और अब बेंजामिन धीरे धीरे दुनिया के हर एक शहर को घूमने लगता है। और दोस्तों, इन सभी शहरों के दौरान वो हमारे इंडिया में भी घूमने आता है, लेकिन इसी सफर के दौरान वो अपनी बेटी को लेटर लिखना कभी नहीं भूलता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो लेटर में लिखता, काश मैं हर बाप की तरह तुम्हें प्यार कर पाता, काश मैं तुम्हें स्कूल छोड़ पाता, वो सब कुछ दे पाता जो कि हर पिता अपने बच्चों को देता है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां है, इसलिए मुझे माफ कर देना। और फिर आखिरकार 10 साल बाद बेंजामिन डेजी से मिलने जाता है और अब डेजी ने दूसरी शादी कर ली थी और वो बेंजामिन को देखकर पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि बेंजामिन अब सिर्फ 17 साल का था। तभी वहाँ उसकी बेटी कैरोलिन आती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ कैरोलिन अपनी माँ से कहती है कि ये डायरी तो यहीं पर खत्म हो गई है। डेजी कहती है कि इसकी आगे की कहानी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम ही बेंजामिन की बेटी कैरोलिन हो। उसके बाद पूरी रात हमने एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बिताई और फिर बेंजामिन ने वहाँ से जाते हुए मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद हम एक दूसरे से कभी ना मिले, ना ही उसने मुझे कोई लेटर लिखा। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ की डेजी के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और कैरोलिन भी काफी बड़ी हो चुकी थी। डेजी अपने काम में बिजी होती है, तभी उसके पास चाइल्ड वेलफेयर वालों का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि हमें इसके पास कुछ लेटर मिले हैं जिसमें कि आपके घर का एड्रेस था। बेंजामिन डेजी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो अब बहुत छोटा हो चुका था और उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी, इसलिए वो डेजी को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जिस तरह की बेंजामिन ने बचपन में डेजी की हेल्प की थी, उसी तरह डेजी भी बेंजामिन का ख्याल रख। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे बेंजामिन और छोटा होता जा रहा था और एक न्यू बोर्न बेबी की तरह हो गया था, लेकिन अभी भी डेजी उसका ख्याल रख रही थी। और धीरे धीरे डेजी भी अब पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और अब वो समय आ चुका था जबकि स्टेशन पे से वो उल्टी चलने वाली घड़ी उतर चुकी थी और डेजी बेंजामिन को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और वो एक दूसरे की आंखों में
में देख रहे थे, जैसे कि मानो कि उनकी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा हो। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार बेंजामिन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है और इस तरह बेंजामिन की कहानी का अंत हो जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ की डेजी अपने बेड पर लेटी होती है और ये कहानी सुनकर कैरोलिन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और डेजी उसे बताती है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और अब धीरे धीरे डेजी की आंखें भी बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और इस तरह इस मूवी की कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी।